नमस्कार दोस्तों। आज मैं चर्चा करूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं और वे किसी भी तरह से इसे हासिल कर लेंगे। वे समझते हैं कि अगर उन्हें मांगा करना है, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाना है, अमेरिका को पृथ्वी की एकमात्र शक्ति बनाना है, तो सबसे पहले उन्हें अन्य दो महाशक्तियों यानी चीन और रूस के साथ संबंधों को संतुलित करना होगा। और इसलिए पिछले साल यानी 2025 में हमने राष्ट्रपति ट्रंप को शांति के राष्ट्रपति के रूप में देखा, जी, क्योंकि बिल्कुल। वे पूर्वी गोलार्ध पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जहां दुनिया की 80% आबादी रहती है और वहीं चीन और रूस भी हैं। बिल्कुल। इस साल राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध के राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि अब वे पश्चिमी गोलार्ध की ओर देख रहे हैं, जो अमेरिका का पिछवाड़ा है। जी, जी। अब हमने पिछले साल देखा, जब बात इन दो महाशक्तियों की थी, कि उन्होंने उनके साथ कैसे व्यवहार किया। रूस के संबंध में ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए वास्तव में प्रयास किए। वे रूस के साथ व्यापार करना चाहते थे, यहां तक कि रूस को G8 का हिस्सा बनाना भी चाहते थे, क्योंकि वे समझते हैं कि अब अमेरिका की रणनीतिक रुचि यूरोप में नहीं रही, बल्कि अब यह आर्कटिक महासागर की ओर स्थानांतरित हो गई है। आने वाले समय में आर्कटिक महासागर वह बड़ा युद्ध क्षेत्र होगा, जहां हम अमेरिका, चीन और रूस के बीच महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा देखेंगे। और जी, मैं इसे कम नहीं आंकूंगा। आर्कटिक महासागर काफी हद तक यह तय करेगा कि मागा असफल होता है या सफल। यही है आर्कटिक महासागर का महत्व। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट है कि उन्हें नाटो की उतनी जरूरत नहीं है जितनी नाटो को राष्ट्रपति ट्रंप की है। इसी वजह से वे अब काफी खुश हैं नाटो देशों को हथियार बेचने के लिए, ताकि वे यूक्रेन में अपनी लड़ाई जारी रख सकें। और निश्चित रूप से अमेरिका नाटो को ISR क्षमताएं भी प्रदान कर रहा है। चीन के संबंध में ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका का चीन के साथ कोई सुरक्षा प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि चीन अमेरिका की आर्थिक चुनौती है। हाँ जी, हाँ जी। तो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा प्रतिस्पर्धा न के बराबर या कम हो गई है। बिल्कुल। अमेरिकी सहयोगियों को यह बहुत स्पष्ट है कि अब उन्हें अपनी रक्षा के लिए खुद ही ज्यादा करना होगा और अपनी देखभाल करनी जी, होगी। जी। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी। फिर हाल ही में हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के समर्थन या ताइवान को किस तरह का समर्थन मिलेगा, इस पर स्पष्ट नहीं थे। जी, लेकिन ताइवान को अमेरिका द्वारा लगभग 11 अरब डॉलर का हथियार पैकेज पेश किया गया है। हाँ तो जी। मेरा जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि इस साल जब वह युद्ध के राष्ट्रपति हैं, जी, राष्ट्रपति ट्रंप केवल ईरान पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि ईरान और मध्य पूर्व एकमात्र ऐसी जगह है जहां वह अपनी खुद की विदेश नीति नहीं चलाते, बल्कि वहां की नीति इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा चलाई जाती है। इसलिए वह ईरान पर ही ध्यान केंद्रित रखेंगे। जी। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ईरान में युद्ध होगा या नहीं, लेकिन जो बात निश्चित रूप से कही जा सकती है वह यह है कि क्योंकि वह मध्य पूर्व पर ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं, इसलिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान का रणनीतिक महत्व कम नहीं होगा। इसके अलावा इस साल हम राष्ट्रपति ट्रंप की यूरेशियन भूभाग पर ज्यादा रुचि या ध्यान नहीं देखेंगे, बल्कि अब उनका ध्यान पश्चिमी गोलार्ध पर है, जिसमें कनाडा, मैक्सिको, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश और ग्रीनलैंड शामिल हैं। अब ग्रीनलैंड एक बड़ा द्वीप है जो उत्तरी ध्रुव से 725 किलोमीटर दूर है और उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के केंद्र में स्थित है। तो यहाँ एक बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए, और राष्ट्रपति ट्रंप इसे समझते हैं। अगर उन्हें अमेरिका को फिर से महान बनाना है, अमेरिका को वैश्विक महाशक्ति बनाना है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका की पूरी सुप्रीमेसी हो। वह इसे पूरी तरह नियंत्रित करता है। और जब मैं नियंत्रण की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को चीनी और रूसी सैन्य क्षमताओं से लड़ना होगा जो वहां बढ़ गई हैं, या उनसे लड़ना होगा क्योंकि वहां उनका प्रभाव बढ़ गया है। क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये तीनों महाशक्तियां आपस में लड़ें, क्योंकि इन सभी के पास परमाणु हथियार हैं। तो एक बात के तौर पर अमेरिकी प्रोफेसर एलिसन ग्राहम का प्रसिद्ध थ्यूसिडिडीज ट्रैप का सिद्धांत कोई मायने नहीं रखता। एक ऐसी दुनिया में जहां सभी महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार हैं, यही बात है जो वे सभी देख रहे हैं। और ट्रंप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चीन और रूस, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी क्षमताएं कैसी हैं।
वे ऐसी हों कि जी। अमेरिका उनसे निपट सके और वह पश्चिमी गोलार्ध में जो करना चाहता है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो ये अमेरिका के लिए चुनौती है। तो हमने पिछले साल 20-25 में देखा, उन्होंने 20-26 में क्या करना है, इसके बारे में काफी संकेत दिए थे। उदाहरण के लिए पद संभालने के 1 हफ्ते के भीतर ही ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे थे। वह कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर रहे थे। अब उस पागलपन में भी एक तरीका था जिसे सभी ने देखा। जी। मैं इस विषय पर थोड़ी ही देर में विस्तार से चर्चा करने के लिए वापस आऊंगा। और मई के महीने में उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि अमेरिका एक विशाल गोल्डन डोम का निर्माण करेगा और यह गोल्डन डोम वास्तव में एक उन्नत बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। और उन्होंने इस गोल्डन डोम की कुल लागत लगभग 150 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर बताई है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तव में इसकी लागत 800 अरब डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है और यह एक यथार्थवादी अनुमान है जो 5 से 10 साल की अवधि में लगेगी। और इसी कारण इस साल जनवरी के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि 2027 से युद्ध विभाग यानी पेंटागन के वार्षिक रक्षा आवंटन में 50% की वृद्धि होगी। वर्तमान 1 ट्रिलियन डॉलर के बजट से यह बढ़कर 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अब यह समझाने के लिए कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर कितनी बड़ी राशि है, यह दुनिया के सभी देशों के रक्षा बजट को मिलाकर भी उससे अधिक है और इस पैसे का अधिकांश हिस्सा ग्लोबल डोम के निर्माण में जाएगा। हाँ जी। ग्लोबल डोम के बारे में कुछ और विवरण मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर सितंबर महीने में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया। जी, जी। फिर हमने देखा कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में जो दिसंबर में आई थी, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ट्रंप कोरोनरी को मोनरो डॉक्ट्रिन के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अब हर कोई राष्ट्रपति जेम्स मोनरो द्वारा 1823 में दी गई मोनरो डॉक्ट्रिन से परिचित है, जिसमें कहा गया था कि पश्चिमी गोलार्ध जो अमेरिका का पिछवाड़ा है उसे यूरोपीय साम्राज्यवाद से मुक्त रहना चाहिए। अब निश्चित रूप से ट्रंप ने इसे बदल दिया है और इसी तरह यह ट्रंप की कोरोनरी बन जाती है रूस और चीन के प्रभाव और सैन्य क्षमताओं के कारण। तो पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका के सामने सैन्य चुनौतियां हैं, सुरक्षा चुनौतियां हैं और अब मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं जी। चीन और रूस की उन सैन्य चुनौतियों से शुरू करता हूं जिनका सामना अमेरिका कर रहा है और ये दोनों बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले संतुलन बनाए रखें। हाँ जी। कुछ समय पहले ट्रंप ने पहले ही संकेत दिया था कि मिसाइलों की समस्या है। एक मिसाइल रक्षा प्रणाली बनानी होगी जिसका उल्लेख गोल्डन डोम के संदर्भ में किया गया है। देखिए, हुआ यह है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए यह बहुत स्पष्ट था कि जो खतरा सोवियत संघ से आता था वे सोवियत आईसीबीएम्स थे, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, लंबी दूरी की लेकिन निश्चित मार्ग वाली। और वे उत्तर से आते थे, जिसका मतलब है कि सोवियत आईसीबीएम्स की निगरानी के लिए जो भी रडार थे वे सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए थे। जी, हाँ जी। इसी वजह से 1958 में अमेरिकियों ने NORAD कमांड की स्थापना की, एक नया कमांड जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस एयर डिफेंस कमांड, जिसके रडार जी। जो जमीन पर लगे थे वे उत्तर की ओर मुंह किए हुए थे। नोरैड एक 2 देशों वाला कमांड है। 2 देश हैं, अमेरिका और कनाडा। तो इसकी कुछ एयर इंस्टॉलेशन ग्रीनलैंड पर भी थी। और 2019 के बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी सेना में एक नई फोर्स यूएस हाँ स्पेस जी। फोर्स की स्थापना की, तब वायु तत्वों की जगह अंतरिक्ष तत्व ग्रीनलैंड पर स्थापित किए गए। तो ये एक 2 देशों वाला कमांड है। अब हम यह भी जानते हैं कि 11 सितंबर के बाद 2002 में अमेरिकियों ने एक नया कमांड बनाया जिसे नॉर्दर्न कमांड कहा गया, जो मुख्य रूप से होमलैंड सिक्योरिटी के लिए था। और ये दोनों कमांड, नोरेड और नॉर्दर्न कमांड, दोनों का मुख्यालय कोलोराडो में है। अब बात यह है कि उस समय जब नोरेड बनाया गया था उस समय खतरा था सोवियत संघ के बैलिस्टिक मिसाइलों आईसीबीएम्स का। ये अब पूरी तरह से बदल चुका है। हम आज चीन और रूस की क्षमताओं को जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं, उनके पास हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन हैं। बिल्कुल। फिर अगस्त 2020 में चीन ने फोर्ब्स के परीक्षण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। फोर्ब्स एक फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है जिसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को रॉकेट की मदद से निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजा गया था। जी, जी। यह एक 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और फिर वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया और यह पृथ्वी पर कहीं भी हमला कर सकता है।
तो यहाँ बात यह है कि फोर्ब्स को मुख्य भूमि अमेरिका में उत्तरी मार्ग से ही आना जरूरी नहीं है, ये यहाँ तक कि दक्षिणी मार्ग से भी आ सकता है। इसका मतलब हाँ अब जी। रूस और चीन की मिसाइलों का पता लगाने और ट्रैक करने की क्षमता 360 डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम अमेरिकी दृष्टिकोण से देखें तो दुश्मन की मिसाइलें जिनकी टर्मिनल स्पीड 20 माक है और वे मिसाइलें नियर स्पेस से दागी जा रही हैं, यही स्थिति है। नियर स्पेस वह क्षेत्र है जो हाइपरसोनिक स्पेस है, 20 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 100 किलोमीटर ऊंचाई तक, जिसके बाद अंतरिक्ष शुरू होता है। जी। फिर तेज गतिशीलता, बदलती हुई प्रक्षेप वक्र, 360 डिग्री हमले, यानी यह कहीं से भी हमला कर सकता है। और निश्चित रूप से MIRVs यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री हाँ व्हीकल्स, जी। हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। इसीलिए हम जो देख रहे हैं वह ये है कि अमेरिकी प्रतिक्रिया तुरंत होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए, और अब सब कुछ एक ही कमांडर के अधीन होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन अब अंतरिक्ष में जो क्षमताएं विकसित कर रहा है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल हाँ 2024 में क्या हुआ। उन्होंने अपने सुधार यानी PLA सुधार के तहत क्या किया, जो जी। पहले उनके पास था। रणनीतिक समर्थन बल को भंग कर दिया गया और उसकी जगह एक एयरोस्पेस फोर्स शाखा बनाई गई जो विशेष रूप से अंतरिक्ष की देखरेख करती है। हाँ जी। हाँ जी। अगर आपको मिसाइलों का मुकाबला करना है, अगर अमेरिकियों को दोनों विरोधियों की मिसाइलों का सामना करना है, तो ये बूस्ट फेज में ही होना चाहिए, क्योंकि बूस्ट फेज ही पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। जी। जी। तो जो अमेरिकी या गोल्डन डोम देख रहे हैं वह एक बहुस्तरीय ढाल है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण स्तर स्पेस लेयर होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ही उनके सेंसर होंगे। जी। और पहले से ही एक रिपोर्ट है कि एलन मस्क की स्पेस एक्स को गोल्डन डोम के लिए लियो में 600 सैटेलाइट्स बनाने का ठेका दिया गया है। इसकी कीमत लगभग $2 अरब रखी गई है। जी। बिल्कुल, यह कीमत और बढ़ सकती है, क्योंकि सैटेलाइट्स की संख्या 1000 तक भी हो सकती है। तो ये सेंसर अंतरिक्ष में ही होने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी सैन्य क्षमताएं भी, चाहे वे नॉन काइनेटिक क्षमताएं हों हाँ जी। जैसे लेजर, या काइनेटिक क्षमताएं जैसे इंटरसेप्टर्स, दोनों ही जरूरी हैं। जी। सब कुछ अंतरिक्ष में होना चाहिए। इसलिए अंतरिक्ष का सैन्यकरण, और यह काम होगा डार्पा यानी अमेरिका की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो युद्ध विभाग के अंतर्गत काम करती है। बिल्कुल। हम जानते हैं कि इसे 1958 में स्थापित किया गया था, जब 1957 में जी। सोवियत संघ ने स्पुतनिक अभियान शुरू किया था। हाँ और जी। डार्पा का मुख्य काम भविष्य की तकनीकों पर नजर रखना है। डार्पा एक बहुत छोटी संस्था है जिसमें लगभग 220 लोग काम करते हैं। यह अन्य छोटी कंपनियों, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को काम सौंपती है, लेकिन सब कुछ बहुत गोपनीयता के साथ किया जाता है। GPS बनाने वाली संस्था डार्पा ही है। इंटरनेट का आविष्कार भी डार्पा ने ही किया था। तो डार्पा अधिकतम अंतरिक्ष और मिसाइल अनुसंधान पर ध्यान देगी। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी नजर रखेगी। यह उन्नत कंप्यूटिंग पर भी ध्यान देगी। बिल्कुल। ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। इसलिए पूरी तरह से गोपनीयता की आवश्यकता होती है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप इन सभी तकनीकों को किसी भी नाटो देश के साथ साझा करना चाहेंगे। और जो आधारभूत संरचना जमीन पर होगी, मान लीजिए ग्रीनलैंड में, वह आज की किसी भी अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में बहुत विशाल होगी। यही कारण है कि वह ग्रीनलैंड का मालिक बनना चाहता है। वह किसी भी तरह से ग्रीनलैंड चाहता है, क्योंकि ग्रीनलैंड ठीक वही है जहां उसे होना चाहिए, गोल्डन डोम का हिस्सा बनकर। अब आइए उस दूसरे सैन्य खतरे की बात करते हैं जिसका सामना अमेरिका को इन दो महाशक्तियों की वजह से करना पड़ रहा है। और यह खतरा खुद आर्कटिक महासागर में है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। हाँ जी। और हम जानते हैं कि रूस दुनिया की सबसे लंबी आर्कटिक समुद्री सीमा रखता है। वह अपने बंदरगाहों को अपग्रेड कर रहा है, अपने रडारों को उन्नत कर रहा है, और नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। और रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु संचालित आइस ब्रेकर बेड़ा है, और इनमें से कई क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। बिल्कुल। इतना ही नहीं, रूस की चीन के साथ नो लिमिट्स साझेदारी के कारण चीन खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, जबकि वास्तव में वह आर्कटिक सर्कल से 1400 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल ऐसे और चीन 2018 से ही पोलर सिल्क रोड की बात कर रहा है। ये वही उत्तरी सिल्क रूट है जिसे रूसियों ने नाम दिया था। और 2024 में हमने देखा कि लगभग 97 कार्गो जहाज, जो ज्यादातर रूस से थे, रूस से चीन तक माल ले जा रहे थे। ये सभी उत्तरी समुद्री मार्ग पर चले।
मेरा मतलब है, यह संख्या उस वाणिज्यिक यातायात की तुलना में बहुत ही नगण्य है जो स्वेज नहर से होकर गुजरता है। उदाहरण के लिए 2024 में लगभग 13,000 जहाज स्वेज नहर से होकर गुजरे। लेकिन बात यह है कि इस उत्तरी समुद्री मार्ग और आर्कटिक महासागर की स्थिति को देखते हुए